नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य हिंदी का एक मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में और उसके भेदों के बारे में अपनी मजेदार ट्रिक के साथ। और साथ ही साथ जो पिछले कुछ वर्षों में क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं, हम हर उस प्रश्न को भी हल करेंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको परीक्षा में क्रिया से संबंधित प्रश्न आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्रिया से। तो क्रिया पढ़ने के पहले हमें यह जानना इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिया होती क्या चीज है। तो किसी कार्य का करना या होना जहां पाया जाता है उसे क्रिया बोलते हैं। मतलब जहां पे कोई कार्य किया जा रहा है या फिर कोई कार्य हो रहा है, वहां पे क्रिया हो जाएगी। और संस्कृत में क्रिया को हम लोग धातु बोला करते हैं। किसमें? संस्कृत में क्रिया को हम लोग धातु बोला करते हैं। और उस धातु के साथ अगर हम लोग बड़ा ना का प्रत्यय लगा दे, कौन सा? बड़ा ना का प्रत्यय लगा दे, तो वो क्रिया बन जाया करता है। जैसे खेल में हम लोग बड़ा ना लगा दिए तो क्या बन गया? खेलना। चल में बड़ा ना का प्रत्यय लगाया तो चलना बन गया। पढ़ में बड़ा ना का प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया दोस्तों? पढ़ना बन जाया करता है। क्रिया शब्द का अर्थ ही होता है दोस्तों करना या फिर होना। और कर्म के आधार पे हमने क्या किया है, क्रिया के दो भेद हमने कर रखे हैं, या क्रिया को दो भेदों में बांट रखा है। कौन कौन सा? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किसमें? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किससे पड़ रहा हो? कर्ता पे पड़ रहा हो। और उस वाक्य में कर्म नहीं रहता है, मतलब कि बिना कर्म के बिना भी क्या हो जाता है? भाव स्पष्ट हो जाया करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोला करते हैं। मतलब ये ऐसे वाक्य हुआ करते हैं इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कर्म नहीं भी होता है तो भी उस वाक्य का जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाया करता है। जैसे बालक दौड़ता है, सूर्य उगता है, बच्चा रोता है, पक्षी आसमान में उड़ता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न क्रिया सदैव अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे तैरना, उड़ना, नहाना, सोना, जागना, रोना, टहलना, भागना, दौड़ना, चमकना, थूकना, छींकना, खांसना, नाचना, हंसना, बोलना और उगमा आदि क्रिया क्या होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया हुआ करती है। अब अकर्मक क्रिया के दोस्तों हमने तीन भेद कर रखे हैं। कौन कौन सा है वो? अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया है, पूर्ण अकर्मक क्रिया है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। और इसको दोस्तों हम लोग गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया भी बोला करते हैं दूसरे वाले को। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो पहला हमारा है अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। तो क्या होती है ये? यह क्रियाएं स्थिर अवस्था में हुआ करती है तथा बिना पूरक या कर्म के भी अपूर्ण अर्थ दे दिया करती है। मतलब इसमें अगर पूरक नहीं भी होगा तो भी इस टाइप के सेंटेंस का जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो पूरी तरह से सेंसिबल होगा। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था, अनुमति अथवा दशा का बोध कराती है। किसका कराती है? स्थिति का, अवस्था का, अनुमति का, दशा का बोध कराया करती है। और इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। और अस्तित्ववादी क्रिया इसमें होना, कौन सा टर्म एक है? होना। होना भी इसका उपभेद हुआ करता है। मतलब कि जहां पे कोई सेंटेंस ऐसा बोला जा रहा हो जहां पे ये बिलीव हो कि वहां पे वो चीज है, तो ऐसी चीजों को भी हम अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं भी बोला करते हैं। जैसे ईश्वर है, तो यहां पे क्या ईश्वर के होने से बात की जा रही है। ईश्वर है तभी तो बोला जा रहा है कि ईश्वर यहां पे है, मतलब होने से संबंधित हुआ है। जैसे उदाहरण और भी इसमें अगर हम ले तो अशोक इस समय सो रहा है, तो ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? सोने की अवस्था की बात कर रहा है। राम हंस रहा है तो कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? हंसने की अवस्था की बात कर रहा है। अब दूसरे भेद को जाने तो दूसरा भेद हमारा क्या है? गत्यार्थक अकर्मक क्रियाएं, जिसको हम लोग पूर्ण अकर्मक क्रियाएं भी बोला करते हैं। और इन क्रियाओं में भी कर्म नहीं हुआ करता है और ये पूर्ण अकर्मक क्रिया होते हैं। पूर्ण अकर्मक हुआ करते हैं मतलब ये होता है कि अगर इस टाइप के क्रिया में अगर पूरक नहीं होगा तो पूरक के बिना ये क्या होगा? इस टाइप के सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीट होगा, सेंस उसका नहीं निकलेगा। मतलब क्या होगा? ये अपूर्ण नहीं है। और इन क्रियाओं को करते समय करने वाला गतिमान रहता है। मतलब जो क्रिया कर रहा होता है करते समय क्या हो जाता है? करने वाला कैसा रहेगा? गतिमान रहेगा। जैसे सचिन मुंबई जा रहा है तो क्रिया करने वाला कौन है? सचिन है। सचिन यहां पे क्या है? गतिमान है, मतलब जा रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में वो जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, मोशन में है, तो वो गतिमान है। तो जहां पे गतिमान होगा वहां पे ये तुरंत आ जाएगा हमारा कौन सा? गत्यार्थक अकर्मक क्रियाएं। दूसरा उदाहरण ले तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो अभी क्या है? चिड़िया कंटिन्यू उड़े जा रही है, तो यहां पे क्या है? चिड़िया जो है हमारी गति में है, तो ये गतिमान अवस्था में है। तो इसको भी हम इसके उदाहरण के अंतर्गत हम रख सकते हैं। देन तीसरा भेद हमारा आता है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या होती है? पूरक की आकांक्षा करने वाली
अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के प्रयोग के समय अर्थपूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है। मतलब समझिएगा दोस्तों, जो पूरा की आकांक्षा करने वाली जो अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं के प्रयोग हुआ करते हैं, इनके प्रयोग करते समय अर्थपूर्णता के लिए, मतलब अर्थ पूरी तरह से निकल जाए, इसके लिए क्या होता है, कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता हमको पड़ा करती है। और इसमें क्या होता है, जो होना है, होना वर्ड है, इस कोटि का सबसे प्रमुख क्रिया हुआ करता है। होना क्या है, इस कोटि की सबसे प्रमुख क्रिया हुआ करती है और अन्य क्रियाएं भी इसमें होती है, जैसे बनना, निकलना आदि हुआ करता है। जैसे क्या है, मैं बीमार हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, होना का क्या हो रहा है, कोटि दिखाया जा रहा है, मैं बीमार हूं, बीमार होने की बात की जा रही है, इसलिए नहीं आ सकेगा। मोहन बहुत होशियार है, ठीक है ना, तो मोहन का होशियार होना ही बता रहा है यहां पे, तो होना क्या है, कोटि प्रमुख क्रिया हुआ करती है यहां पे। और अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया, अकर्मक हमने जान लिया, अब जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, मतलब जब क्रिया का जो सीधा जो इफेक्ट होगा वो किस पे पड़ जाए, कर्म पे पड़ जाए, तथा कर्ता पर नहीं पड़ता है, मतलब कर्म पे पड़ेगा, कर्ता पे नहीं पड़ेगा, और वाक्य में कर्म रहता है और कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं पड़ा करता है, और वाक्य में क्या होता है, कर्म रहता है, और कर्म के बिना दोस्तों इस वाक्य का भाव या मीनिंग या सेंस स्पष्ट नहीं हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सीधे सीधे इस तरीके से समझो, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, किसके साथ, कर्म के साथ जहां पे होगा वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। जैसे उदाहरण आप ले लो, मोहन दूध पीता है, मोहन साइकिल चलाता है, मोहन खाना बनाती है, सीता ढोलक बजाती है। आप सकर्मक क्रिया के भेदों की अगर बात करें तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हुआ करते हैं दोस्तों, जो है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन सा, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक कर्मक का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जिस वाक्य में एक ही कर्म रहता हो, जिस वाक्य में एक ही कर्म रहता हो उसे एकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है और कल्पना खाना बनाती है। मतलब क्या हो रहा है, एक ही कर्म हो रहा है, इस समय एक ही काम हो रहा है, स्कूल जाने का ही काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का ही काम हो रहा है, खाना बनाने का ही काम हो रहा है, यानी कि एक काम हो रहा है, यानी एकर्मक क्रिया हो गया। फिर आता है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया नाम से पता चल रहा होगा कि जिस वाक्य में दो कर्म रहते हैं, कौन से दो कर्म रहेंगे, वो द्विकर्मक क्रिया हो जाते हैं। जैसे अध्यापक जी ने छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो दो दो काम एक साथ हो रहा है कि नहीं, दो कर्म एक साथ हो रहे हैं, तो ये ऐसे जो वाक्य हुआ करते हैं इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया बोला करते हैं। जैसे मां बच्चों को दूध पिला रही है, मालिक ने नौकर को पानी दिया, तुम गाय को चारा खिलाओ, मैं कल्पना को मीनार दिखाई, माफ कीजिएगा मैंने कल्पना को मीनार दिखाई। अगर बात करें द्विकर्मक की पहचान कैसे होगी, तो दोस्तों द्विकर्मक की पहचान करने का एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, जो आप इसको जान लिए तो मरने के बाद भी आप नहीं भूलोगे द्विकर्मक की पहचान। ये ट्रिक जान लेना कि इसमें जो पहला कर्म होगा वो हमेशा सजीव होगा, दूसरा कर्म हमेशा निर्जीव होगा। नहीं समझे, पहला कर्म लिविंग बीइंग होगा, दूसरा कर्म कैसा होगा, नॉन लिविंग बीइंग होगा। पहला कर्म क्या होगा, गौड़ होगा, दूसरा कर्म क्या होगा दोस्तों, प्रधान होगा। अब उदाहरण को फिर से आप ध्यान से देखो, अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया, तो यहां पे क्या है, छात्र जो है पहला कर्म है, तो छात्र क्या है दोस्तों, लिविंग बीइंग है, यानी सजीव है, और जो भूगोल है दोस्तों ये निर्जीव है, ठीक है। यहां बच्चा क्या है, बच्चा सजीव है, दूध क्या है, निर्जीव है, यानी कि पहला कर्म क्या होगा, सजीव होगा, दूसरा कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा। मालिक ने क्या किया, नौकर को पानी दिया, नौकर क्या हो गया दोस्तों, नौकर लिविंग बीइंग हो गया, पानी क्या हो गया दोस्तों, आपका नॉन लिविंग बीइंग हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं इसमें जो कर्म है वो गौड़ है, पहला वाला कर्म क्या है, गौड़ है, और दूसरा वाला कर्म क्या है, प्रधान है। जैसे कल्पना क्या है, गौड़ है, और दूसरा कर्म क्या है दोस्तों, प्रधान है, ठीक है। अब बात करें सकर्मक और अकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान की बात करें तो ये भी एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझने की प्रयास करेंगे। ये ट्रिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस ट्रिक को जरूर ध्यानपूर्वक इसको रट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, क्रिया के साथ दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे। कौन से दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे, वो कौन कौन से करेंगे, पहला है कौन तथा क्या, ठीक है। कौन तथा क्या से यदि वाक्य में कौन का अलग उत्तर आता है और क्या का अलग उत्तर आता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि जब आपने क्या किया, जो भी वाक्य आपको दिया गया था उस वाक्य से आपने सीधे दो प्रश्न किया कि
कौन, पहले आपने प्रश्न किया, दूसरा क्या प्रश्न किया आपने, क्या प्रश्न किया। तो कौन और क्या करने पे अगर दोनों का अलग अलग उत्तर आ रहा है, कौन का अलग उत्तर आ रहा है और क्या का क्या हो रहा है, अलग उत्तर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें क्या करो, दो प्रश्न करके देखो, कौन पत्र लिख रहा है, तो क्या हो रहा है, राम लिख रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, तो वो पत्र लिख रहा है। तो देखो दोस्तों, कौन और क्या बोलने पे यहां पे क्या हुआ, दोनों के उत्तर क्या मिले हमको, अलग अलग मिले। तो जहां पे दोनों के उत्तर हमको अलग अलग मिल रहे हो, वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो जाती है। ये बहुत इजी सी ट्रिक है, भूलेंगे नहीं, उम्मीद करता हूं दोस्तों। फिर यदि वाक्य में कौन का उत्तर तो मिल जाए लेकिन क्या का उत्तर नहीं मिलता, उसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया हुआ करती है। मतलब क्या है, जब आप कौन और क्या का प्रश्न कर रहे होते हैं वाक्य में, तो क्या होगा, कौन जब आप बोलेंगे तो कौन का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या का उत्तर इसमें नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया रहती है। कौन का उत्तर कर्ता आता है और क्या का उत्तर कर्म आता है, और कौन का उत्तर अगर आ जाए तो उसको हम क्या का उत्तर नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण ले लो कि पक्षी आसमान में उड़ता है, तो कौन उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो यहां पे उत्तर मिल गया हमको कौन का। अगर हम सवाल करें क्या उड़ता है, तो मतलब क्या उड़ रहा है भाई, बहुत चीजें उड़ती हैं, धूल मिट्टी, हमको सही जवाब नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जो हमको है क्या का उत्तर नहीं मिला, कौन का उत्तर मिल गया। अगर कौन का उत्तर मिलता है और क्या का उत्तर नहीं मिलता है, तो वो क्या होती है दोस्तों, अकर्मक क्रिया हुआ करती है। और यदि आपको कौन और क्या क्या दोनों का उत्तर मिले और दोनों का उत्तर अलग अलग आपको मिले, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत आसान सी ट्रिक है। अब दोस्तों, अब थोड़ा सा जानेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर दोस्तों, क्रिया के भी हमने कुछ अलग और भेद किए हैं, उनको भी जानना इंपॉर्टेंट होता है हमारा। जिसमें पहला होता है हमारा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, किसका, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राधा आई, मोहन गया, तो यहां पे आई और गया क्या हुआ, सामान्य क्रिया हो गई, क्योंकि इस वाक्य में क्या हो रहा है, एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करती है, उसे संयुक्त क्रिया बोला करते हैं। मतलब क्या हो, अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनकर क्या किया हो, एक अलग क्रिया का उसने निर्माण किया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया बोलेंगे। जैसे पूजा खाना बना रही है, राकेश खाना खा लिया है, तो यहां पे दोस्तों बना रही है और खा लिया है, ये क्या हुआ दोस्तों, आपका संयुक्त क्रिया हुआ करता है। देन तीसरा हमारा जो होता है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है दोस्तों, जब कर्ता स्वयं ना करके, स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता खुद के काम को वो स्वयं नहीं किया करता, स्वयं को ना करके क्या करता है, वो किसी अन्य व्यक्ति से करवाया करता है। या फिर एक तरीके से आप दोस्तों आप समझो कि मान लो ये क्या है, ये कोई कर्ता हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये कोई काम हो गया। तो इस व्यक्ति ने डायरेक्टली खुद ये काम नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को क्या बोल किया, प्रेरित किया या हायर किया कि भाई तुम ये काम कर दो। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, डायरेक्टली काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से क्या किया, अपना काम करवाया करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोला करते हैं। जैसे अशोक मोहन से खाना मंगवाता है, तो काम किसका है दोस्तों, कर्ता कौन है, अशोक है, लेकिन क्या हुआ, कार्य करने वाला कौन हुआ, मोहन हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे कार्यों को हम क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया होंगे। जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है, मॉनिटर अध्यापक से छात्रों को पिटवाता है, सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाया करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा आता है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में दो क्रिया रहती है और उन दोनों क्रियाओं में पहले की जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालीन क्रिया करते हैं। मतलब क्या होता है, जब कोई भी वाक्य होगा, कोई भी किसी भी वाक्य में अगर जब दो क्रिया होगी, यानी पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, जब दो क्रिया होगी तो उन दोनों क्रियाओं में जो पहले क्रिया होती है, कौन सी, जो पहले क्रिया होगी पहले, उसे हम बोलेंगे पूर्वकालीन क्रिया बोलेंगे। ठीक है ना, तथा पूर्वकालीन क्रिया के साथ कर या करके प्रत्यय लगा होता है। कौन सा, कर लगा होगा या करके लगा होगा, ये ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वकालीन क्रिया जो होती है उसके साथ हमेशा कर या करके क्या होता है, प्रत्यय लगा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण ले लो, वह लड़कर आया है, तो यहां पे क्या हुआ, लड़ के साथ क्या प्रत्यय लगा है, कर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अशोक पढ़कर आया है, तो यहां पे क्या हो गया, ये पढ़कर सो गया। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, अशोक पढ़कर सो गया, तो यहां पे क्या लगा, कर लग प्रत्यय लग गया, और कर प्रत्यय लगने से क्या हो गया, पूर्वकालीन क्रिया बन जाया करती है। ठीक है ना, जैसे बोला कि वह स्नान करके पढ़ना चला गया, तो यहां पे देखो देखो करके लग गया, तो करके लग गया, तो इससे भी हम कह सकते हैं पूर्वकालीन क्रिया बन जाया करती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया बोला करते हैं। मतलब वो क्रिया जो किससे बनी हो, संज्ञा से बनी हो, या फिर सर्वनाम से बनी हो, या फिर विशेषण से
बनी हो उसे ही हम नाम धातु क्रिया बोला करते हैं। जैसे अगर देखें हम लोग संज्ञा शब्दों से कौन सी नाम धातु क्रिया बनती है, तो रंग से बन गया हमारा रंगना, दुख से बनता है हमारा दुखाना, लाज से बन जाता है लजाना। तो यहां पे रंगना, दुखाना और लजाना क्या हो गया दोस्तों, नाम धातु क्रिया हो गया। अब सर्वनाम शब्दों से कौन सा नाम धातु क्रिया बनता है, तो जैसे अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। तो यहां पे अपनाना और मिमियाना क्या हो गया, सर्वनाम से बने हुए क्या कहलाएंगे, ये नाम धातु क्रिया कहलाएंगे। अब विशेषण शब्दों से बने हुए नाम धातु क्रियाओं को अगर हम लोग देखें तो नरम से नरमाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना। तो यहां पे नरमाना, चिकनाना और गरमाना दोस्तों आपका क्या होगा, नाम धातु क्रिया हो गया विशेषण का। अब जानते हैं सजातीय क्रियाओं के बारे में। तो सजातीय क्रिया क्या होती है, नाम से पता चल रहा होगा कि एक जात, जैसे एक जाति के मतलब जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी होती है उसे सजातीय बोला करते हैं। मतलब कर्म और क्रिया दोनों क्या हो, एक ही धातु से बनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय क्रिया बोलते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, भारत ने लड़ाई लड़ी, ठीक है ना, ये किसका उदाहरण हो गया, सजातीय क्रिया का उदाहरण हो गया। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिन क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोला करते हैं। मतलब कि शब्दों के साथ क्या जोड़ा गया हो, प्रत्यय जोड़ा गया हो, ठीक है ना, जिन मतलब क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय को अगर हमने जोड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका कृदंत क्रिया कहलाएगा। जैसे चल का बनता है हमारा ना जोड़ दिया प्रत्यय तो चलना बन गया, ता जोड़ दिया प्रत्यय तो चलता बन गया, और कर जोड़ दिया प्रत्यय तो क्या बन गया, चलकर बन गया। वैसे ही लिख में ना प्रत्यय जोड़ तो लिखना हो गया, ता प्रत्यय जोड़ तो लिखता हो गया, और कर प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखकर हो गया। तो जहां पे क्या हुआ, हमने जो क्रिया वाले शब्द हैं, जो क्रिया वाले शब्द थे, जैसे यहाँ पे चल था और लिख था, ये क्या था, क्रिया शब्द थे, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, ना जोड़ा, ता जोड़ा और कर जोड़ा, तो ये प्रत्यय जोड़ दिया। तो ऐसे जिन क्रिया शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ दिया करते हैं उन क्रिया शब्दों को हम क्या बोला करते हैं दोस्तों, कृदंत क्रिया बोला करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है सहायक क्रिया। इसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोला करते हैं, यानी कि जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है उसे क्या क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोला करते हैं। मतलब वो क्रिया किसकी सहायता कर रही हो, मूल क्रिया की सहायता कर रही हो तो उसे सहायक क्रिया बोला करते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पे क्या हुआ, कारण, यहां पे क्रिया क्या है दोस्तों, पढ़ता है, यानी कि पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन क्या हुआ, किसकी सहायता करी, जब ये मूल क्रिया की सहायता करी, यहां पे है क्या हो गया, आपका सहायक क्रिया हो गया। है क्यों सहायक क्रिया दोस्तों, क्योंकि है से ही हमें क्या हो रहा है, मूल क्रिया के बारे में पता चल रहा है। अगर हम है की जगह था अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा, मूल क्रिया का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो सहायक क्रिया होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है मूल क्रिया के लिए। ये क्या करती है, मूल क्रिया की सहायता दोस्तों किया करती है। जैसे अशोक ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, ठीक है, तो यहां पे दी क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। मैं प्रातः आ जाया करता हूं, तो जाया करता हूं क्या होता है दोस्तों, सहायक क्रिया हो जाया करती है। अब आता है तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया क्या होती है दोस्तों, एक क्रिया के समाप्त होने के अंतर्गत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे तत्कालीन क्रिया बोला करते हैं। और प्रथम क्रिया के साथ ते प्रत्यय और साथ ही लगा रहेगा, ठीक है। मतलब समझिएगा कि क्या हो, जब क्या हो, एक क्रिया जैसे ही समाप्त हो उसके अंतर्गत दूसरी क्रिया क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, ठीक है ना। और एक क्रिया समाप्त होती जैसे ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई उसे हमने क्या बोला, तत्कालीन क्रिया बोला करते हैं। और जो पहली क्रिया होगी दोस्तों उसमें ते लगा होगा, मतलब ते नाम का प्रत्यय लगा होगा, और जो दूसरी क्रिया होगी दोस्तों उसमें ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ही लिखा होगा। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम क्रिया के साथ ते लगा होगा, दूसरी क्रिया के साथ ही लगा होगा। जैसे अशोक आते ही मोहन रो पड़ा, तो यहां पे देखो तो ते लग गया, तो ते क्या हो गया, प्रथम क्रिया होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया में क्या लग गया, ही लग गया। तो यार ये कैसे हो, ये क्या कहलाया, हमारा तत्कालीन क्रिया कहलाया, ठीक है ना। वैसे एक उदाहरण और ले लो, मोहन जहर खाते ही मर गया, तो यहां पे पहली क्रिया में क्या हुआ, ते लग गया, और दूसरी क्रिया में क्या लग गया, ही लग गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका भी तत्कालीन क्रिया हुआ करता है। मतलब ये ट्रिक में ही हमने आपको बता दिया कि प्रथम क्रिया रहेगी जो ते लगाएंगे, और दूसरी क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब दोस्तों, अब यहां जो कर्म होता है, ये क्रिया जो होती है यहां पे समाप्त होती है। अब हम पिछले कुछ वर्षों में जो क्रिया से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उनको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है, द्वितीय प्राणीवाचक होता है, गलत है। द्विकर्म में मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो प्रथम कर्म होगा वो लिविंग बीइंग होगा, यानी कि प्राणीवाचक होगा, और जो दूसरा जो कर्म होगा दोस्तों वो नॉन लिविंग बीइंग होगा। तो मतलब ये
ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हो, प्रथम क्या हुआ, गौड़ हुआ, गौड़ कर्म हुआ यानी कि प्राणीवाचक हो गया यानी कि लिविंग बीइंग हो गया, और जो दूसरा मुख्य कर्म होता है वो अप्राणीवाचक हो गया यानी कि नॉन लिविंग बीइंग हो गया। तो उस हिसाब से क्या हो गया हमारा जो द्विकर्मक क्रिया में हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक को ध्यान में अगर आपने रखा है, ट्रिक को पकड़ के रखा है तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हल होता चला जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया है। तो दोस्तों राम क्या कर रहा है, रोटी खाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, राम रोटी खाता है, तो इसमें क्या हो गया, ये सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, सकर्मक क्रिया हो रही है। देन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहता है राम तैरता है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो राम क्या कर रहा है, तैरने का काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें कर्म साथ में हो रहा है, तैरने का काम क्या हो रहा है, साथ में काम भी हो रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक वैसे ही रोटी खा रहा था, तो खाने उसमें क्या हो रहा था, खा रहा था यानी कर्म कर रहा था, तो वो क्या हो गया था, सकर्मक क्रिया। वैसे ये भी क्या हो गया, वो ये खा रहा था, ये सकर्मक क्रिया हो गया है। और तैरता है अगर बोला गया है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, तैरता है अकर्मक क्रिया हो जाया करता है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि जैसे इसमें भी खाता है था रोटी के साथ तो सकर्मक था, लेकिन यहां पे अकर्मक कैसे हो गया, तो दोस्तों ये आपका हरियाणा एसएससी क्लर्क में 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, सकर्मक को राइट आंसर मारा था, और सकर्मक इसमें राइट आंसर होने के पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब बोर्ड ने आंसर की जारी की तो बोर्ड ने इसको अकर्मक आंसर मारा था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं, और अगर सेम क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें अकर्मक ही मारिएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फाइनल जो आंसर होता है वो यही माना जाता है जो बोर्ड ने आपको दिया होता है आंसर को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वाक्य में सीधे सीधे बात है, पूर्वकालिक की बात हो जा रही है। क्या करेगा वो, नाश्ता तब करेगा जब वो नहा धो लेगा, तो मतलब नाश्ता करने के पूर्व में किसी काम के होने का बोध हो रहा है, यानी कि नहाने धोने का बात हो रही है, तो ये क्या हुआ, पूर्वकालिक ये बोला क्रिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, सकर्मक क्रिया का। तो सकर्मक क्रिया में क्या हो रहा है, डूबा जो होता है ये कोई क्रिया नहीं होती, बहा क्रिया नहीं होती, बैठा कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन यहाँ पे गाया, गाना गाया, गीत गाया, कविता गाई, कुछ भी गाया, गाया क्या हो रहा है, कर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण सबसे बेस्ट गाया हो जाएगा, और ये महिला सुपरवाइजर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया कौन सी है, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नाश्ता करने के पहले कौन सा काम हो रहा है, नहाने धोने का काम हो रहा है, यानी कि पूर्व में काम होने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया कहलाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीरज गया तथा नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया युग्म है। पहला है नीरज गया, दूसरा वाक्य है नीरज घर गया, दोनों वाक्यों में क्या है, क्रिया का युग्म कैसा है दोस्तों, तो पहले में प्रेरणार्थक है, दूसरा में क्या है दोस्तों, सकर्मक है, ठीक है। जो नीरज गया है दोस्तों उसमें क्या हो रहा है, प्रेरणार्थक हो रहा है, और दूसरा क्या है, ये जो नीरज घर गया है तो घर की बात कर दी गई, तो ये कौन सा हो गया, सकर्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके यूपीएसआई 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, किसका, अकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है विदाउट, एक मिनट, वाक्य अकर्मक क्रिया है, चार ऑप्शन है। पहला है रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, दूसरा है माली पेड़ों को पानी देता है, तीसरा वीणा सामान लाती है, चौथा है बच्चा जोर से रोया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकर्मक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा, बच्चा जोर से रो रहा है, ठीक है ना, रोने का काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है दोस्तों, तो जोर से रोने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाता है। ये पटवारी है ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चार ऑप्शन है दोस्तों, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, अरे ये तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है कि गहरी नींद में सो रहा है, ये क्या हो गया, आपका अकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है। बाकी में आपका जब पहले ही ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये रीड 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। देन एलडीसी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है दोस्तों, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया हो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कहता है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? उड़ना भी अकर्मक क्रिया है, तैरना भी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना भी अकर्मक क्रिया। अगर ये तीनों है अकर्मक क्रिया तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। मनीष चाय भी पीता है, दूध भी पीता है, तो यहां पे क्या हो रहा है? द्विकर्मक क्रिया की बात नहीं की जा रही, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, ये भी द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण नहीं है। तीसरा कहता है प्रिंसिपल ने यानी कि प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि द्विकर्मक में पहला पद कर्म होगा, पहली जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? लिविंग बीइंग होगी, और दूसरी जो क्रिया होगी वो नॉन लिविंग बीइंग होगी। तो पहली क्रिया देखो क्या है? सीता है, ठीक है, वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है दोस्तों? आपका लिविंग बीइंग है, लेकिन जो दूसरा आपका यहाँ पे क्रिया है क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है, तो ये क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया। डायरेक्टली ट्रिक पे बैठा हुआ ये क्वेश्चन है, ट्रिक को जरूर ध्यान में रखिएगा। देन जब ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया तो हमें डी आगे के ऑप्शन को विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। ये आरपीएससी एपीओ 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो इस वाक्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये आरपीएससी एपीओ 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आरटेट लेवल 1 परीक्षा 2011 का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, ठीक है ना, उसे वहां पहली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैसे क्या हो? दिनेश पढ़कर सोया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जहां पे क्रिया पहली क्रिया समाप्त हुई हो, वहां तुरंत बाद क्या हुई हो? दूसरी क्रिया क्या हो गई हो? शुरू हो गई हो। समाप्त होने के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का हमें बोध हो जाता है, यानी दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे जगह पे क्या होगा? जो पहली क्रिया थी आपकी, पहली क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो पहली क्रिया को दोस्तों हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ये आरटेट है ना, लेवल 1 का आया हुआ प्रश्न है, ये 2011 में आया, पूछा गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों जो पहुंच गया है ये संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण हुआ करता है। ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और ये आरआरबी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। देन कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। कृदंत क्रिया कब प्रभावित होती है? लिंग पुरुष से हुआ करती है। किससे? लिंग और पुरुष से प्रभावित हुआ करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु नहीं बनती है, तो दोस्तों नाम धातु क्रिया से नहीं बना करती, बाकी संज्ञा से बनती है, विशेषण से भी बनती है, सर्वनाम से भी बना करती है। ये शिक्षक भर्ती 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाले अन्य क्रिया को कहते हैं। तो पूर्ण क्रिया से पहले आने वाले क्रिया को दोस्तों हम क्या बोला करते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोला करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? तो दोस्तों पहला 4 ऑप्शन है। पहला जंगल में हिरण दौड़ रहे, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा? इसमें अकर्मक क्रिया है। दूसरा है छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। तीसरा कहता है हमारा सुनीता अपने पिताजी के साथ से फोन करवाया। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे क्या हो गया? ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाया करता है। अब जब सी आपको अकर्म मिल गया सही ऑप्शन, तो 4th ऑप्शन तक नहीं जाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे, कौन सा नंबर है? 72 68 00 95 84, इन नंबरों पे क्या कीजिए? आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिए। हम आपको अपने IQ मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, डेली के इंपॉर्टेंट घटनाओं को, और इसके अलावा डेली के न्यूज़, अपकमिंग वैकेंसीज जो है, अपकमिंग सिलेबस है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बहुत सारा फायदा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगा और चैनल पे तो सब मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों जगह पे हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को और ज़्यादा सफल बनाइए। दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।